गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको 3 चैप्टर परमाणु, नाभिक और पदार्थ की द्वैत प्रकृति उसके मैंने आपको वीडियो भेज दिए हैं और वो तीनों चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। नाभिक के अंदर लास्ट का जो एक टॉपिक हैं जो पहले बात तो इतने काम के नहीं और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, तो उसको मैं आगे कभी बता दूंगा, लेकिन वो लगभग पार्ट वहीं हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग इसी कड़ी के अंदर पहला पार्ट में शुरू कर रहा हूँ, विद्युत आवेश। ठीक है, और विद्युत आवेश ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखो, ध्यान रखो, फर्स्ट फिजिक्स जो हमारी है उसके अंतर्गत चैप्टर कंटिन्यू पढ़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इनमें लिंक जुड़ा हुआ है आपस में। अगर पहला पार्ट समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, तो कंटिन्यू लिंक चलेगा। आप नोट्स उतार लीजिए पहले और इसको थोड़ा सा ढंग से आप पढ़िए, तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी ये चीज़ पड़ती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पाठ का नाम विद्युत क्षेत्र है। फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश। ठीक, देखो, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था वैज्ञानिक थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ को, नाम क्या था पदार्थ का? एम्बर। एम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ जैसे ऊन से रगड़ा। किसको रगड़ा? एम्बर को। किससे रगड़ा? एक ऊन या कोई भी रेशेदार पदार्थ से उसको रगड़ा। तो ये पाया कि जो एम्बर है वो एम्बर नामक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों को, कोई जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए या भूसे के टुकड़े हो गए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसमें आ गई। कब? जब हमने एम्बर को किसी रेशेदार कपड़े से रगड़ा। ठीक है, तो ये यहीं से शुरुआत हुई कि अट्रैक्शन होता है। जैसे हम सुबह अगर हमारे सूखे बालों के अंदर कंघा चलाएं तो कंघा घर्षित होकर के कंघा चार्ज हो जाएगा, और देखा होगा आपने, जैसे अखबार को वो या कागज़ के टुकड़ों को कैच करता है, वो अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस एम्बर का जो ग्रीक भाषा में नाम है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार अगर हम कांच की छड़ को, किसको? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो उसमें भी ऐसा ही गुण उत्पन्न होता है। जैसे हमने एम्बर को रगड़ा था ऊन से, ऐसे कांच की छड़ को रेशम कपड़ों से रगड़े जाए तो उसमें भी ऐसा ही गुण, ऐसा गुण मतलब पदार्थों को अपने आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है, चार्ज। एम्बर पर जब ऊन रगड़ी या कांच की छड़ पर हमने रेशम का कपड़ा रगड़ा तो वो कैसे हो गए? पदार्थ चार्ज हो गए। वो कैसे हो गए? आवेशित हो गए। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रक्रमों में पदार्थ में आवेश कैसे आया है? घर्षण की प्रक्रिया से आया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी प्रक्रमों में पदार्थ में आवेश घर्षण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः इस प्रकार के प्रभाव को घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घर्षण विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सब आवेश कितने प्रकार का होता है। तो ये हम बहुत पहले से जानते हैं, केमिस्ट्री में खूब पढ़ रखा है हमने। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं धनावेश, और दूसरा ऋणात्मक आवेश, शॉर्ट में क्या कहते हैं उसे? ऋण आवेश। ठीक है, लिखा हुआ है ये कॉपी में। अब एक नोट है, इन दोनों के अतिरिक्त प्रकृति में कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है। या तो धनावेश है या ऋणावेश है, उदासीन कोई आवेश नहीं है। ठीक है, चलिए, अब इसमें 3 केस लेगा ये। ठीक, पहला केस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पहला केस जो है वो लिखता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से स्टैंड पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। क्या किया हमने? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से, ये स्टैंड है, इस स्टैंड पर एक एक कांच की छड़ को लटका दिया गया है, जिसको हमने क्या किया? रेशम के कपड़े से पहले रगड़ दिया। और इसी प्रकार एक अन्य कांच की छड़ को लिया और उसको भी हमने
रेशम के कपड़े से रगड़ दिया पहले, तो ये पाया गया कि दोनों जो छड़ है वो एक दूसरे से दूर हटती हैं, दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक है, यानी दो हमने स्टैंड लिए, दो कांच की छड़ ली, उनको ऊन से रगड़ दिया और ये रेशम कपड़े से रगड़ दिया, तो ये पाया कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। देखिए, ये कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसी प्रकार केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हमने क्या किया, एबोनाइट एक पदार्थ आता है, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को उसी प्रकार से रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तथा एक अन्य एबोनाइट की छड़ को भी सेम काम किया। जो काम हमने कांच की छड़ में केस फर्स्ट में किया था, वही काम हमने रेशम के इसमें एबोनाइट की छड़ में किया। एबोनाइट की छड़ को किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ करके लटका दिया और एक अन्य एबोनाइट की छड़ को उसके पास लाएंगे तो दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करती हैं, दूर धकेलती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, क्योंकि असल में हुआ क्या कि ऊपर जो कांच की छड़ थी, उन दोनों कांच की छड़ पर समान आवेश आ गया, मतलब धनावेश धनावेश आ गया, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। यहाँ पर दोनों में क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, तो भी दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अब तीसरे केस में हम क्या करेंगे, एक छड़ लेंगे कांच की और एक छड़ लेंगे एबोनाइट की। उससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में होगा आकर्षण। देखो केस थर्ड ये लिखा हुआ है, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से स्टैंड पर सुंदरतापूर्वक लटका दिया जाए और अब एबोनाइट की छड़ उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ करके पास में लाएंगे, तो अब लटकी हुई छड़ जो दूसरी छड़ है हमारे पास, उसको बजाय प्रतिकर्षित करने के क्या करेगी, उसको आकर्षित करेगी। ये हमें ध्यान रखना है। आई क्या बात समझ में भाई? पहले वाले केस में दोनों प्लस के हो गए, दूसरे वाले केस में दोनों माइनस के हो गए, तीसरे वाले केस में एक छड़ प्लस की हो गई तो एक छड़ माइनस की हो गई, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो है शुरुआत यहाँ से होती है, आवेश का मात्रक। तो देखो एक बात सीधी याद रखनी है आप लोगों को, आवेश जो होता है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, कोई भी आपका जो है वैज्ञानिक जिसके बारे में अधिक स्टडी करता है, उस साइंटिस्ट के सम्मान में उसका मात्रक रख दिया जाता है। जैसे आवेश के बारे में मोस्ट ऑफ स्टडी, सबसे पहले स्टडी वैज्ञानिक कूलाम ने की थी, कूलाम तो सीबी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मात्रक होगा, कूलाम मात्रक होगा। ठीक है, अब देखो बताओ मुझे, धारा, आप 10वीं में पढ़ा है, धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, यानी I बराबर Q/T। बताओ धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का सेकंड। और तीनों के आगे एक एक लगा दो, वर्ज्य गुणा कर दो, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर डैश सेकेंड। ठीक है, तो एक कूलाम किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के तुल्य होता है। ठीक है, चलिए, तो आवेश का मात्रक समझ में आया। आवेश का मात्रक क्या होता है, या तो आप कूलाम बोलिए या आप बोलिए एम्पियर डैश सेकेंड, पर जनरली इसका मात्रक हम कूलाम ही कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आती है आवेश की विमा। सुनिएगा ध्यान से, क्या होती है आवेश की विमा, बताओ। I बराबर क्या होता है, Q/T। ठीक है, I धारा, धारा की विमा बोलो, A होगी या A1 होगा। धारा की विमा याद रखिए, धारा मूल विमा है। SI पद्धति के 7 मात्रक थे, अगर आपको याद हो तो उसमें से हमने आपको पढ़ाया था कि धारा का जो मात्रक होता है वो मूल मात्रक ही होता है, और वो A होता है, A फॉर एम्पियर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू Q, समय की विमा बोलिए T1, वर्ज्य गुणा करो तो Q की विमा क्या आएगी, बताओ। Q की विमा आएगी A1
T1 क्या आएगी, मैं बोलिए A1T1, ठीक है। और अगर ढंग से और लिखें इसको तो विमा आएगी M0 L0 T1 A1। ए क्या है यहाँ पे, एम्पियर। और इतना ना लिख करके हम शॉर्ट में लिखते हैं इसकी विमा AT। AT का मतलब A1T1, ठीक। ये हमारा पेज नंबर इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जो एक बहुत बड़ा मात्रक है। अतः आवेश के अन्य छोटे मात्रकों के रूप में व्यक्त करेंगे इसको। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं पहले से। 1 मिली कूलाम 1 MC, M मतलब मिली, तो कितने इसमें होंगे कूलाम, 10 की पावर -3। माइक्रो में कितने होंगे, 10 की पावर -6। नैनो में 10 की पावर -9। पिको में 10 की घात -12, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आवेश का CGS पद्धति का मात्रक, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। या एक वर्ड में बोलें तो उसे हम बोलेंगे फ्रैंकलिन। नाम था वैज्ञानिक का बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके नाम पे लिखा गया है इसको। तो CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, ESU या फ्रैंकलिन, ठीक है। और एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, एक कूलाम में 3×10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, ESU होते हैं एक कूलाम, ठीक है। चलिए अगली बात, आवेश का अन्य मात्रक फैराडे भी होता है। आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है, फैराडे भी होता है। और ये बहुत बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, 96,500 कूलाम। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, जब एक कूलाम ही आवेश का बड़ा मात्रक है तो 96,500 कूलाम यानी एक फैराड तो आवेश का अत्यंत बड़ा मात्रक होगा, जिसे हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। चलिए ये हमारा इस पेज की कहानी ख़त्म, पेज नंबर 3। नेक्स्ट पेज नंबर 4, आवेश के गुणधर्म, ठीक है। नंबर पहली बात, विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है जोड़, प्लस कर देंगे इसको। तो सुनिए, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अतः किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश या परिणामी आवेश क्या होंगे, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। समझिए, ये हमारे पास एक निकाय है, सिस्टम है। इस निकाय में पहला आवेश है से 2 कूलाम, दूसरा आवेश है 4 कूलाम, और तीसरा आवेश है -3 कूलाम, ठीक है। तो कुल आवेश कितना होगा, टोटल चार्ज Q1 + Q2 + Q3, तो 2 + 4 + -3। तो सॉल्व करेंगे तो 3 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। उदाहरणार्थ, यदि किसी निकाय में चित्र अनुसार 3 आवेश स्थित हों तो उस निकाय का परिणामी आवेश कितना हो जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3। तीनों चार्जों को जोड़ दिया, मतलब कितना आ गया, 3 कूलाम। मतलब आवेश कैसे होते हैं, आवेशों को आप सिंपली जोड़ दीजिए, आवेश योज्यता के नियम की पालना करते हैं। नोट डाला हुआ है, नोट नंबर 1, यदि किसी वस्तु पर आवेश का योग 0 हो जाए तो वस्तु कैसी होती है, उदासीन। मतलब अगर जितना प्लस है उतना ही माइनस हो तो क्या चार्ज है क्या वो, नहीं, चार्ज नहीं है, क्योंकि कुल योग कितना आ गया, 0 आ गया। तो कैसी है वो, उदासीन है। नोट नंबर 2, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। लेकिन सुनो, द्रव्यमान हमेशा कैसा हो सकता है, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जबकि आवेश क्या हो सकते हैं, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो पहला गुण समझ में आया क्या आप लोगों के, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा गुण सबसे इम्पोर्टेंट, विद्युत आवेशों की निश्चरता। विद्युत आवेशों की निश्चरता, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट समझिए इसको। इधर देखिए एक बार, देखो क्या होता है। ये हमारे पास कोई आवेश,
ठीक है। यह आवेश बहुत तेज वेग से गतिशील है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर में आपके आएगा, आइंस्टीन ने जो है अपने आपेक्षिकता के सिद्धांत में ये कहा था कि अगर द्रव्यमान प्रकाश के वेग से गति करेगा, प्रकाश के वेग से गति करेगा, वेग का मतलब प्रकाश के वेग से कम वेग से, ठीक है, तो क्या होगा कि द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित। 1 किलोग्राम वस्तु अगर कोई है और अगर वो प्रकाश के वेग के आसपास वेग से चलती है तो उसका द्रव्यमान हमको 1 किलो की जगह 1.25 किलो प्रेक्षित होगा, ठीक है। ऐसे ही लंबाई जो होती है, अगर 1 मीटर लंबी वस्तु है, अगर वो प्रकाश के वेग के आसपास वेग से चले तो उसकी लंबाई में संकुचन होगा, ठीक है। समय के अंदर अगर समय को हम नापें तो समय बढ़ जाएगा। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप लोग। कुल मिला के बात ये हुई कि जो मापन है वो डिपेंड करता है उस वस्तु के वेग के ऊपर, ठीक है। अब सुनो, विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश का मापन अब चाहे आप गतिशील अवस्था में करें चाहे स्थिर अवस्था में करें, उसके आवेश के मान पर वेग का कोई असर नहीं होता। यानी आप चाहे स्थिर अवस्था में आवेश को नापें चाहे गतिमान अवस्था में आवेश को नापें, आवेश का मान क्या आएगा? एक समान आएगा। और इसे हम कहते हैं विद्युत आवेशों की निश्चरता। क्या है ये? विद्युत आवेशों की निश्चरता। कि आवेश का जो मान है वो उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आवेश के मान को आप स्थिर अवस्था में नापिए चाहे नापिए गतिमान अवस्था में, वो क्या आएगा? बराबर आएगा। पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन किस्मत ये है अब तक की कि 4 साल से ये एग्ज़ाम में एक बार भी नहीं आया, ठीक है। अब हो सकता है इसी बार आ जाए, लास्ट बार कोर्स चेंज हो रहा है तो पढ़िए इसे क्या लिखा हुआ है। विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात विराम अवस्था में आवेश का मान नापो तथा गतिमान अवस्था में आवेश का मान नापो, सदैव क्या आएगा? बराबर आएगा या नियत आएगा। इसे हम कहते हैं विद्युत आवेशों की निश्चरता। अर्थात विराम अवस्था में आवेश का मान बराबर गतिमान अवस्था में आवेश का मान। क्या है ये? आवेश की निश्चरता। देखो लिखा हुआ है इसमें, Q विराम अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था, ठीक है ना। मतलब आवेश का मान वेग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। यह तथ्य द्रव्यमान पर लागू नहीं होता। कौन सा तथ्य? कि द्रव्यमान विराम अवस्था में और गतिमान अवस्था में हमको क्या होता है? अलग अलग प्राप्त होता। ये जो फैक्ट है कि भाई द्रव्यमान पर लागू होता है, नहीं लागू होगा द्रव्यमान पर। कि द्रव्यमान जो है वो वस्तु के वेग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि यह तथ्य कौन सा? जैसे आवेशों की निश्चरता है वैसे द्रव्यमान की निश्चरता नहीं होगी। यह तथ्य द्रव्यमान पर लागू नहीं होता, अर्थात यदि कोई कण उच्च वेग से गतिशील हो तो विराम अवस्था की तुलना में कण का द्रव्यमान कई गुना बढ़ जाता है। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। मतलब द्रव्यमान का जो मापन है वो वेग पर डिपेंड करता है, यानी द्रव्यमान एक निश्चर राशि नहीं है। अब बताओ, ऐसे ही क्या विशिष्ट आवेश Q/m ये भी एक निश्चर राशि है क्या? देखो Q तो निश्चर है लेकिन m क्या है? m अनिश्चर है। तो Q/m क्या होगी? Q/m भी अनिश्चर होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वापस से बताओ, Q कैसी राशि है? निश्चर। क्या मतलब है निश्चर का? कि चाहे गतिमान अवस्था में उस राशि का मापन करें या स्थिर अवस्था में वो नियत आएगा, ठीक है। चलो, और m है क्या? नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है अगर वो वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील हो, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक नंबर, इसमें जो दूसरा इसका तथ्य था वो खत्म हुआ। अब विद्युत आवेशों का तीसरा गुण है आवेशों का संरक्षण नियम। बहुत सिंपल है ये, और इसको मैं अपने अगले वीडियो में डालता हूँ। थैंक यू।